अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में कहीं मज़हब के नाम पर तो कहीं कौम के नाम पर रोज़ेदारों का खून बहाया जा रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने आज सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया है, जिसमें 5 शहीद हो गए हैं, 40 ज़ख्मी हुए हैं। BBC रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ के दौरान दर्जन से ज़ायद हमले हो गए हैं, जिनमें 5 अफराद जान से गए हैं। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी में इजाफे के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान तो किया था, लेकिन अभी तक उस कॉन्फ्रेंस पे क्या पेशरफ्त हुई है ये कोई खबर सामने नहीं आ सकी। लेकिन अलबत्ता आज ये खबर ज़रूर आई है कि दहशतगर्दी में इजाफे पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मंगल को तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी तलब कर लिया है। दहशतगर्दी से परेशान हुकूमत की सियासी मुश्किलात भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ईद के बाद तहरीक चलाने का इंदिया दे रहे हैं। अब ये तहरीक मौलाना फजल रहमान साहब तनहा चलाएंगे या फिर मुत्तहदा अपोजिशन के साथ मिलकर चलाएंगे, इसका फैसला भी आज होने का इम्कान है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और भी खबर है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद जो आवाम है वो रिलीफ से महरूम है। हुकूमत ने आइंदा 2 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखते हुए लेवी में 10 रुपये का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल लेवी 70 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई है। वज़ीर आज़म कहते हैं अनकरीब बिजली सस्ती कर देंगे। ये अनकरीब कब पैकेज आएगा, इस हवाले से उन्होंने कोई तारीख नहीं दी है। दूसरी तरफ सोलर का मामला है। हुकूमत नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी लाने जा रही है, जिस पे एतराज़ किया गया है। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ आ रहा है सामने। अब ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने महंगी बिजली से बचने के लिए घरों में, फैक्ट्रीज़ में सोलर सिस्टम लगा लिए थे, सोलर उनको तो फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत से बिजली ख़रीदने वाले 24 करोड़ आवाम के लिए ये सरदर्द बन चुके हैं, मुसीबत बन चुके हैं। सोलर सार्फिन की वजह से सिर्फ 1 साल में आवाम 150 अरब से ज़ायद का बोझ आवाम के ऊपर बढ़ा है, जो मज़ीद बढ़कर 500 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। हुकूमत अब तक बिजली की तलब को बढ़ाने में तो नाकाम नज़र आ रही है, लेकिन सूबाई हुकूमतें शहरियों को मुफ्त सोलर देकर नेशनल ग्रिड बोझ में मज़ीद अपना हिस्सा डालती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मौजूद मेहमान होंगे उवैस लगारी साहब, जो कि वज़ीर तवानाई हैं। यकीनन वही ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से हमें समझा सकेंगे कि अगर एक तरफ सोलर पैनल की वजह से आवाम के ऊपर, जो नेट मीटरिंग में आवाम है उसके ऊपर अगर बोझ पड़ रहा है, तो फिर बाकायदा तौर पर पिछले 1 साल सवा साल से क्यों आवाम को ये कहा जाता रहा कि सोलर लगाए जाएँ, और फिर हम देख रहे हैं पंजाब में या दीगर शहरों में, हम देख रहे हैं दीगर सूबों में कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर सोलर जो है वो मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं, खासतौर पर पंजाब में। इस पर मैंने बात करनी है, मैं इंतजार कर रही हूँ जैसे ही उवैस लगारी साहब ज्वाइन करते हैं हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब भी मुझे ज्वाइन करें प्रोग्राम में। मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मौलाना साहब आज बड़े गरजे बरसे हैं, बड़े नाराज़ हुए हैं, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो ईद के बाद तहरीक चलाने जा रहे हैं। अब वो तहरीक जो है वो अकेले चलाएंगे, अपोजिशन के साथ चलाएंगे, ये बड़े अहम सवालात होंगे जो कामरान साहब के सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आज मौलाना साहब ने बड़े सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। हुकूमत और पार्लियामेंट को कठपुतली कह रहे हैं, सदर वज़ीर आज़म को नाअहल कह रहे हैं। जरदारी साहब के लिए उन्होंने कहा कि वो वक्त को एंजॉय कर रहे हैं, वो असम्बली और ऐवान सदर ख़रीदने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सारी बातें हैं ये उस वक्त याद क्यों नहीं आई सर, जब PDM का हिस्सा थे मौलाना साहब? देखिए, PDM 1 के टाइम पे तो ये खरीदो फरोख्त नहीं हुई थी, या ये सारी जालसाजी नहीं हुई थी पार्लियामान में। ये तो सारा काम जो है वो PDM 1 के बाद हुआ है ना। तो PDM 1 के बाद हुआ है, तो जो इवेंट्स को आप जब तरतीब देंगे उसी तरतीब से बात कर सकते हैं। ताल्लुकात हैं, उसमें कोई शुबा नहीं है। ताल्लुकात तो हम उसमें ताल्लुकात की उस सख्ती तक नहीं जाते जिसमें किसी की खुदा न खासा इंसल्ट शामिल हो। मगर ये बात भी हकीकत है कि इलेक्शन जो है वो बेचे गए हैं। ये हकीकत है कि ये ऐवान गैर नुमाइंदा है। ये भी हकीकत है कि जो है फॉर्म 45 के मामला हुए हैं, उसमें दो फॉर्म 45 लोगों को मिले हुए हैं। एक पार्टी को एक मिला है, एक दूसरी पार्टी को दूसरा मिला है। ये भी हकीकत है कि फॉर्म 47 के ऊपर जो है ना वो बना के लोगों को फिर आगे जो है ना वो ट्रिब्यूनल की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है या इलेक्शन कमीशन की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और वो अपने मामला प्रूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो
आपके सारे जो है ना वो मामला जो है वो लाइन पे हैं उनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और देन जो है ना वो जो लोग इस बात पे नाराज हो रहे हैं और अल्टीमेटली नाराजगी उस सूरत में निकल रही है जो आपके मुल्क के हालात बन रहे सर, हैं। आज आप लोगों ने मजलिस उमूमी का भी एक इजलास बुलाया हुआ था, तो क्या फैसले हुए हैं इसमें? ईद के बाद जो तहरीक चलाने आप जा रहे हैं वो सोलो फ्लाइट होगी या फिर मुत्तहदा अपोजिशन के साथ मिलकर होगी? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ये जो हमारी जनरल काउंसिल बुलाई जाती है वही फैसले करने की मजाज है। हम इस हद तक बाइख्तियार नहीं होते कि हम पार्टी के अंदर जो मर्जी करते फिरे। तो अगर कोई एक जोहरी या कोई बड़ा फैसला लेना है तो वो जनरल काउंसिल में जाना पड़ेगा। जनरल काउंसिल उसको देखेगी, उसको हमारी मजलिस शूरा देखेगी, उसके बाद हमारी मजलिस उमूमी देखेगी। तो ये सब कुछ जो ना इन मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो इससे गुजार के फिर उसकी जो भी फैसला होगा, पीटीआई के साथ चलना है, पीटीआई के साथ नहीं चलना, तहरीक चलानी है, तहरीक नहीं चलानी है, आराम से बैठना है, जदोजहद किस तरह से करनी है, ये फैसले जो है जनरल काउंसिल करके फिर मौलाना साहब को ऑथोराइज करेगी और मौलाना साहब फिर आगे बढ़ेंगे। पीटीआई के साथ सर सड़कों पर निकलने के कितने इम्कानात मौजूद हैं? इम्कान हर चीज का मौजूद है। मास वाइज के कि हम हुकूमत में शामिल होंगे इसका कोई इम्कान नहीं है, बाकी हर चीज का इम्कान मौजूद है। सर, तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के साथ आप लोग कंफर्टेबल नहीं है ना, जिसका जिक्र मौलाना साहब भी कर रहे हैं, तो ये क्या ये मुमकिन है कि खान साहब और मौलाना साहब की मुलाकात हो जेल में? अभी तक ऐसी कोई तजवीज नहीं है, ना उस तरफ से है ना हमारी तरफ से है। तो मैं एक वर्कर के तौर पे, पार्टी के वर्कर के तौर पे नहीं समझता कि जेल में मौलाना को मुलाकात के लिए जाना चाहिए। अगर वो घर में होते जी तो इसमें कोई हर्ज नहीं थी, वो हमारी तरफ आ जाते, हम उनकी तरफ चले जाते। मगर वो जेल जाना, और फिर आजकल तो ये जो जेल में जाके जो उनके अपने वर्कर जो जेल में जाते हैं उनके साथ क्या बेइज्जती का सलूक किया जाता है। 6-6 दफा जाते हैं और 6-6 दफा के बाद जो है ना एक दफा किसी को मिलने दे दिया और बाकी लोगों को जो है ना रुसवा करके वापस कर दिया। तो ये मामला जो है वो फिर मौलाना के साथ जो है ना बीइंग ए पार्टी वर्कर कम से कम मैं नहीं देखना चाहता। फैसला करती है इसका मुझे नहीं पता, मगर मेरी जाती राय कम से कम ये हो। अच्छा सर, हुकूमत बड़ी पुरुमीद रही है, दावा करती रही है कि मौलाना साहब जल्द आपके साथ होंगे। मौलाना साहब भी आज यही बता रहे थे कि हुकूमत की तरफ से ऑफर्स की गई हैं। इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही कि गवर्नरशिप के साथ साथ विफाक में भी, बलूचिस्तान में भी हुकूमत की वजारतों की आप लोगों को ऑफर होती रही है। क्या ये दुरुस्त है बात? कम से कम मेरे इल्म में नहीं है, मेरी मौजूदगी में नहीं की थी, मगर मौलाना साहब ने कह दिया तो इसका मतलब है ये बात दुरुस्त थी। और जाहिर है कि ये जब किसी ने मौलाना से बात की होगी तो उसमें मेरे जैसे आदमी की कोई मौजूदगी जो है कोई मायने नहीं रखती। वो ये बात अकेले में ही की गई होगी उनके साथ, तो इसलिए मौलाना ने जो कहा है वो उसकी तरदीद भी नहीं आई और वैसे भी दुरुस्त। रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है और वैसे में जो खबरें आ रही हैं दहशतगर्दी के हवाले से वो बड़ी तकलीफ दे हैं, खौफनाक है। रोजाना खबरें आ रही हैं लेकिन वजीर दाखिला खामोश हैं, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इस सारे सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि जब आपके हर मामला कार होगा, बगैर मैंडेट के लोग बैठे होंगे और उसमें बल्कि जबरदस्ती रादर बैठे होंगे, जबरदस्ती भी आप सबको समझ आ जाएगी कि जबरदस्ती कैसे है। तो उस तरीके से तो फिर लोग कहीं ना कहीं पे जो है वो अपना उसकी मुज़ाहमत तो करेंगे ना। तो ये मुज़ाहमत है एक तरह से, या मुज़ाहमत को एक सपोर्ट है एक तरह से, और इसकी वजह भी मौजूद है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक जो है ना किसी ने बटन दबाया और वो दहशतगर्दी शुरू हो गई है। इसका एक अपना माजी है ये। और इस पर वजीर दाखिला की खामोशी की क्या वजह लगती है आपको? एक मुशीर, 2 वजीर, तो किस वाले के बारे में आप पूछ रहे हैं? तो 3 आदमियों के हाथ में, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर दाइयां ज्यादा हो तो बच्चे का सर टेढ़ा हो जाता है। तो फिर अब ये 3 लोग हैं ना, अब तो बच्चे का सर तो टेढ़ा होना ही। सर, अब आप मुझे बताइए कि कौमी असम्बली का बंद कमरा इजलास भी जल्द होने का इम्कान है जिसमें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से बात होगी। 1 माह में ऑपरेशन की बात की जा रही है, JUI हिमायत करेगी इसकी? सर देखिए, अगर ऑपरेशन के लिए बहाना बना के हमसे उसकी इजाजत लेनी है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। अगर मामला को हल करना है तो हम इस मामले को हल करने के लिए हर एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार है। हम रियासत की मदद करने के लिए भी तैयार है, मगर मामले के जैनमंद हल के लिए, ना कि किसी ऑपरेशन के लिए। सर, वजीर आला KP गंडापुर 2 तरफा एतमाद साजी के लिए जरगा अफगानिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। मौलाना भी कहते हैं कि वो अफगानिस्तान जाने को तैयार हैं। तो क्या ये भी हो सकता है कि सूबाई हुकूमत के जरगे को मौलाना साहब लीड कर रहे हो? ये हो सकता है?
देखिए, हमारा और अपना अमीन गंडापुर साहब का एक माजी है, और बावजूद अब ये कि हमने पीटीआई के साथ जो है वो तल्खियां जो है ख़त्म कर दी हैं, मगर वो अभी तक जो है ना कहीं जो है उसमें कोई ना कोई जो है दूध में मेंगने डालते हैं। तो बजाय ये कि मामले को इस तरह से ख़राब किया जाए, वो अपने तौर पे जो एफर्ट करना चाहते हैं मगर दस्तूर के दायरे में भले करें, और हम अपने तौर पे अगर रियासत कहेगी तो हम उस सूरत में अपनी एफर्ट कर सकते हैं, मगर उनके साथ जो है ना वो मामला चला के इकट्ठे चला के वो खराब करना या खराबी की तरफ ले जाना, उससे बेहतर है कि ये काम ना किया जाए। आप कह रहे हैं कि उससे बेहतर है कि मामला ख़राब हो, उससे बेहतर है कि ये काम ही ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू कर रहे थे, और अभी ये क्लैरिटी नहीं है, इम्कान ज़रूर मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहदा अपोजिशन, मौलाना फजल रहमान साहब, ये सब साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ ईद के बाद एहतजाज कर रहे हो। लेकिन हुकूमत आज भी इस बात पर बड़ी पुरुम्मीद है कि मौलाना साहब और पीटीआई ईद के बाद साथ मौजूद नहीं होंगे, लेकिन इस इम्कान को कामरान मुर्तज़ा साहब रद्द नहीं कर रहे हैं। शायद इसी तरह की कुछ इस मीटिंग में भी बात हुई है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ वैस खान लगारी साहब के वो स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करें, और उसके बाद जो सोलर के हवाले से मामलात हैं, पेट्रोल की प्राइस जहाँ पर लेवी अब 10 रुपये कर दी गई है, जो फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करना चाहिए था वो अब एक्सचेकर को होगा, तो कितना फ़ायदा होगा कौमी ख़जाने को, इस पर मैंने उनसे बात करनी है। जितनी देर में उनका इंतज़ार कर रहे हैं, एक और भी बड़ा अहम मामला है, सोच रही हूँ इस पर भी बात कर लूँ कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ये मिसरा नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुसलसल हालत ज़ार देख कर मुसलसल मेरे जहन में गूंज रहा है। पहले वर्ल्ड कप से अर्ली एग्ज़िट, फिर T20 वर्ल्ड कप से जल्दी छुट्टी, और अभी पिछले महीने की तो बात है घर में ही हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ से भी बेआबरू होकर निकल गए। निकलने के गम कम नहीं हो रहे थे कि आज दौरे न्यूजीलैंड के पहले ही T20 मैच में कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के साथ शिकस्त ने गम और नाउम्मीदी को बढ़ा दिया है। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं, स्टार हैं, माहिर हों क्रिकेट के, या उस्मान बुज़दार की तरह कौमी टीम में ट्रेनिंग पर आने वाले नए यंगस्टर्स हों, सब के सब परफॉर्मेंस के मामले में ऐसे अलाइन है कि अल्लाह नज़र बद से बचाए। ना ही सीनियर तजर्बेकार कौमी क्रिकेटर मैदान में कुछ कर पा रहे हैं, ना उनकी तकलीद करते हुए अब कौमी टीम में जगह पाने वाले नए जवान क्रिकेटर्स कोई तीर मार रहे हैं। ये सब मिलकर आवाम को बस गुस्सा दिला रहे हैं, मामू बना रहे हैं, और क्रिकेट से बड़े बेजार लग रहे हैं। लगता है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम की जिस सर्जरी की बात की थी ना, उस सर्जरी में कुछ कमी रह गई है, या किसी गलत डॉक्टर से ये छोटा ऑपरेशन करवा लिया गया है। कहने को तो नाज़रीन बहुत कुछ है, और दिल इतना भरा पड़ा है कि एक एक बॉल का हिसाब इन कौमी हीरोज़ से बराबर लिया जाए, लेकिन क्या फ़ायदा इनके लिए दिल जलाने का। इन्होंने तो शायद ना सुधरने की कसम खा रखी है। चलिए ज़रा आज के मैच पर ही बात कर लेते हैं ना, तवज्जो यहाँ पर मरकूज़ रखते हैं, जहाँ न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के पहले ही मैच में मेज़बान टीम के सामने हमारे मेहमान शाहीनों की परवाज़ में ऐसी कोताही आई कि लगा कि इनको उड़ना ही नहीं आता है। न बैटिंग चली, न बॉलिंग चली। पहले पूरी कौमी टीम फ़कत 91 रन बनाकर आउट हुई, पवेलियन लौट गई। हैरत अंगेज़ वक्त वो था कि जब 5 ओवर्स में सिर्फ 11 रन पर हमारे 4 ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर बैटर्स जा चुके थे पवेलियन में। दोनों ओपनर्स 0 पर वापस लौट गए। सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे थे कि जो डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। सीरीज़ में 3 नए खिलाड़ियों अब्दुल समद, मोहम्मद अली और हसन नवाज़ ने डेब्यू किया, और नई नस्ल की इस नई उम्मीद ने भी उम्मीदों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और यूँ कीवीज़ ने 9 विकेटों से शाहीनों का शिकार कर लिया। अब यही कहा जा सकता है, या अल्लाह तू इन क्रिकेटर्स को हिदायत दे, या पूरी कौम का शौक़ जो है ना क्रिकेट के लिए वो छीन ले। आज भी जब मैं गुफ्तगू सुन रही थी हमारे कैप्टन की, तो वो कह रहे हैं कि जो नए प्लेयर्स आए उनको अभी समझ नहीं आया, और आज जो कुछ हुआ है उसके बाद समझने की कोशिश भी करेंगे, और उसके बाद कौम को अच्छे मनाजिर क्रिकेट के मैदान से नज़र आएंगे। तो दुआ कर सकते हैं कि जो कह रहे हैं उस पर अमल भी हो जाए और हमें वाकई अच्छे मनाजिर नज़र आ जाए। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, अहम चेहरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। सबसे पहले क्योंकि जिस तरह के इस वक्त हालात चल रहे हैं और जो हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उस पर अभी कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म साहब ने, जब ये जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा APC बुलाने के लिए। अभी तक उस पर कोई अपडेट तो नहीं आई, लेकिन इन कैमरा इजलास के हवाले से ज़रूर बात हो रही है कि वो शायद अगले हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। कैसे देख रही है सर इन सारे मामलात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इन हालात का तजिया करते हुए अपनी असेंबली स्पीच के अंदर एक राय दी थी, और वही पीपल्स पार्टी की तरफ से राय है कि इसके ऊपर तमाम जमातों से कंसल्टेशन की जाए और एक जो पहले एक्शन प्लान बना था, एक एक्शन प्लान 2 जो है वो तश्कील दिया जाए। पहले वाले पे पूरी तरह अमल दरामद न होने के बावजूद उसने बहुत तय किया था, और उसके अहदाफ तय करने के बाद कुछ चीजें पेशरफ्त हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उसको जल्द तकरीबन इग्नोर कर दिया गया या उस पर सुस्ती का इजहार कर दिया गया, या हम रवायती जो रूटीन के कायल हो गए, तो उससे वो जो फ्रूट मिले थे वो पूरी तरह कंसोलिडेट नहीं हुए। आज फिर जिन हालात का इस वक्त सामना है उसके लिए जरूरत है कि हम एक फिर नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दें और उसके ऊपर फिर तय कर लें कि हमने मुस्तकिल इसको फॉलो करना है, और जब तक ये पूरी तरह जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है ये पूरे रिजल्ट नहीं देता, हम इसको जारी रखेंगे। तो ये एक तरीका होगा। ये तो बरावल साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और इन कैमरा अजलास में तो कोई हर्ज नहीं है। पार्लियामेंट ऐसा इदारा है जिसको ब्रीफ होना चाहिए, पार्लियामेंट के मेंबर्स को बिल्कुल पता होना चाहिए कि उनकी क्या राय है, या इस वक्त वो सूरत हाल है वहाँ क्या हो रहा है, ताकि वो बेहतर अपनी राय दे सके। तो बिल्कुल उसकी कैमरा ब्रीफिंग, लेकिन उससे भी हम सियासी जमातों के साथ मुशावरत करके एक एक्शन प्लान तैयार करने की जरूरत है। सही। अच्छा कारे साहब ये फरमाइए सर, आपकी राय में, क्योंकि चेयरमैन साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं APC के हवाले से, तो आपकी राय में सर ये जो बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें हैं उनके लोगों को भी इस APC का हिस्सा होना चाहिए सर? जो आइन और पुरअमन तरीकाकार के ऊपर उनको उसका होना चाहिए, वो स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की, और हालात इसकी ये भी आगे नहीं उनको बुलाना चाहिए। जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके साथ बहस की बजाय वो रास्ता जो वो तो बंदूक उठाता उनके होने चाहिए, उनसे मुशावरत भी होनी चाहिए, और उनको करनी चाहिए कि वहाँ जो उनके अपने सिस्टम की कमियां हैं उसको भी दूर की कोशिश करें, और गवर्नमेंट भी। सही। कारे साहब ज़रा इस पर भी फरमाइएगा सर, हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया, क्योंकि जिस तरह के हम हालात देख रहे हैं और उस पर मुसलसल हमें अफ़गानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, फिर अफ़गानिस्तान से हमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, तो हुकूमत ने इस पर डिसीजन लिया, फैसला किया कि जितने भी ये गैर कानूनी तारकीन वतन हैं इनको निकाला जाए। इससे पहले भी हमारे सामने डेट्स आती रही, इससे पहले भी कोशिश की जाती रही। अब फुल एंड फाइनल हुकूमत ने एक और डेट दे दी है 31 मार्च की, कि इसके बाद बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। KP की हुकूमत कहती है कि ये तरीका सही नहीं है, ये इस इक़दाम को ही गलत करार देते हैं। अब पीपल्स पार्टी क्या समझती है सर, ये होना चाहिए? पीपल्स पार्टी की राय तो पीपल्स पार्टी जब कोई मामला जब आएगा इस पे कमेटी बैठ के फैसला करेगी तो बताएगी पीपल्स पार्टी की क्या राय है। जाती राय आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल सर बताइए। ये फैसला तो पाकिस्तान के हालात के लिए जरूरी है कि अब वहाँ पे अफगानिस्तान के हालात स्टेबल हो गए हैं, वहाँ की सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई है, और जो लोग वहाँ के हालात की वजह से वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए थे अब उनको अपने वतन चले जाना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कर पाएंगे कि नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा हिल टास्क है, और इसको आसानी से नहीं किया जा सकेगा। मैं दुआगो हूँ हुकूमत इस मामले को
तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके इसको सिरे लगाए। अगर कोई हुकूमत ये कहती है कि ये नहीं होना चाहिए तो उसको इसका जवाब भी देना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जो इलीगल आबादी ठहरी हुई है, क्या उसको रहने देना चाहिए? और वो आबादी भी जो प्रो पाकिस्तान नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनके रवैये पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ मौके पे जब नजर आते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खौफनाक मुखालिफ रवैये हैं। लेकिन ये बात भी है कि इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद में जब कहीं जाते हैं तो वहां से उनको निकालना कोई आसान काम नहीं होता। ये अमरीकी सदर ने नारा मारा है, अभी तक तो उनकी रियासत इसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद कराने में उतनी जगी हुई तो है, लेकिन क्या कर पाएंगे कि नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, एक ऐसा मुआशरा जिसकी बड़ी आबादी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी डिविजन्स हैं और शनाख्त के भी बहुत सारे मसाइल हैं। और उन इमिग्रेंट्स ने अपनी यहाँ से भली बुरी कुछ शनाख्तें भी बना ली हैं, कुछ आइडेंटिटी भी पैदा कर ली। कायरा साहब ये भी फरमाइएगा सर, आपकी जो पावर शेयरिंग हो रही है पंजाब में, उसमें आई नो कि उसको हसन मुर्तज़ा साहब, नदीम अफजल चंद साहब, दीगर लोग देख रहे हैं, लेकिन सर मैं उसकी जो डिमांड्स आ रही हैं उस पर ज़रा आपसे बात करना चाहूँगी कि वहाँ से डिमांड्स ये आ रही हैं कि 20,000 वोटर्स जिन्होंने वोट लिए आपके, वो MPs जो हार गए हैं, उनके फंड्स की डिमांड हो रही है। और दूसरी तरफ से PMLN की तरफ से सिंध हुकूमत में शेयरिंग की डिमांड हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये जो डिमांड्स की जा रही हैं, जिस तरह की हो रही हैं, ये जस्टिफाइड है सर? जो MPs हार गए हैं उनके फंड्स की भी डिमांड हो रही है। देखिए, जो लोग हार गए हैं, आप अपने मुआशरे को देखिए। अगर कुछ लोग जीत गए हैं तो जो जीते हैं उनके मुकाबले में भी कुछ लोग थे जो चले उतने वोट नहीं ले सके कि वो कामयाब हुए। लेकिन जो लोग उनके फॉलोअर हैं, उनके भी कुछ काम है, उनकी भी गलियां बनने वाली हैं, उनके भी कोई खंबे लगने वाले होंगे, उनकी भी कोई डेवलपमेंट के तकाजे होंगे। तो वो जो जीते हुए हैं वो इक्विटेबल तो करते नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये कभी भी नहीं हुआ इक्विटेबल। मैं किसी जमात को इसमें मुर्द इल्जाम कैसे ठहराऊं? तो क्या जो लोग हारे हुए हैं या तो किसी को ना दें, सिर्फ स्टेट ही पे काम करे। तो अगर आपने फंड्स देने हैं और उनके जरिए काम कराना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बड़ा हर्ज है, और बिल्कुल देने चाहिए। और हम क्योंकि उनके इत्तेहादी हैं, हमसे ये पहले तय हुआ था, तयशुदा इशूज हैं, कोई नए इशूज नहीं है, नई डिमांड नहीं है। एज पर सिंध गवर्नमेंट इज कंसर्न, हमने तो बहुत दफा उन्हें कहा कि आप बताइए हमें सिंध में हमसे आप क्या चाहते हैं। जिस तरह हमने खुल के आपसे कुछ चीजें कही हुई हैं, लिखी हुई हैं, बार बार उसका तकाजा किया है, आप भी बताइए आपको क्या चाहिए, हम हाजिर हैं, हम देंगे आपको। सही सही, आप कह रहे हैं हम हाजिर हैं, हम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, मेरे इंतहाई प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू कर रहे थे पावर शेयरिंग के हवाले से भी, अफगानिस्तान वाले मामले के हवाले से भी, और इसके अलावा जो दहशत गर्दी की एक नई लहर पाकिस्तान में मौजूद है उस पर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। खाकान साहब, सबसे पहले तो जो आज का अहम तरीन सवाल है ना, वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमारी आवाम को फ़ायदा पहुँचने के बजाय लेवी में 10 रुपये का इजाफा कर दिया जाता है और कीमतें वहीं बरकरार रखी जाती हैं। तो आवाम तक इसका फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचाया गया और कौमी ख़जाने को कितना फ़ायदा हो जाएगा इससे? किरण साहब, अगर हम समझने की कोशिश करें कि अथॉरिटीज ने क्या किया है, तो इट इज द फॉलोइंग। जो 10 रुपए हैं वो उसको ओवर अगर आप अगले 12 माह देखें तो आप तकरीबन 150 से 180 अरब रुपए के करीब पिकअप करेंगे इन टर्म्स ऑफ द लेवी, जो PDL कहलाती है। 60 से जो 70 हुई, 10 रुपए आपको 150 से 180 अरब देगा। अब उसी को अगर आप यूज करें पावर सेक्टर में तो तकरीबन हम 1,20,000 के करीब यूनिट अगर बेचते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ₹1.25 से ₹1.5 जो है उस पर रिलीफ देने की एक पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अब ये तो अथॉरिटीज का फैसला है कि वो क्रॉस सब्सिडाइज करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द पेट्रोलियम लेवी टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैं हमेशा समझता हूँ कि क्रॉस सब्सिडी जो है वो बाद में अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं और फिर वो भी पास ऑन करना पड़ी, तो ये शायद बहुत जैसे कहीं सर्कुलर डेट में आज तक जब भी हमने ये काम किया है वो इसको ऐड करती रही है। पर हैविंग सेड दैट, ये अथॉरिटीज का फैसला है कि वो पेट्रोलियम
की कीमत कम करने की बजाय बिजली की तरफ 1.25 से 1.5 रुपए उसको यूज करना चाहते हैं। जी, तो ये लेवी में जो इजाफा हुआ है, ये कोई IMF की तरफ से कोई शराइत पे है क्या? नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ये क्रॉस सब्सिडी करना IMF की शराइत में है। वो ये जरूर कह सकते हैं कि आपका टैक्स शॉर्टफॉल है और उसको पूरा करने के लिए आप PDL का इस्तेमाल कीजिए, पर चूंकि अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हम जो जमा होंगे पैसे उसको क्रॉस सब्सिडी में यूज करेंगे टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो लेट्स टेक दैट ऑन फेस वैल्यू। अगर हम उसको फेस वैल्यू पे लें तो मेरा ख्याल है इसका IMF से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि IMF को तो ये बताया गया होगा और IMF ने उससे एग्री किया होगा। मैं जरा इसको ना आवाम के लिए सादा करना चाह रही हूँ। मुझे ये फरमाइए सर, जो लेवी है जिसको 10 रुपए अभी रखा गया है, यानी पेट्रोल की कीमत कम हो रही थी लेकिन वो लेवी में एडजस्ट कर दी गई। अब मुझे बताइए, कल को अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो लेवी को तो कम नहीं किया जाएगा, यानी इसका अभी भी आवाम ही भुगत रही है और आगे भी अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर आवाम को ही भुगतना पड़ेगा, यानी उनको तो ज्यादा कीमत ही अदा करनी पड़ेगी। फिर आप दुरुस्त कह रही हैं। और दूसरा असर सिर्फ पेट्रोल इंटरनेशनली पे नहीं है कि ऑयल प्राइसेस बढ़े, अगर रुपया भी जो है वो यहाँ से अगर मूव करता है 278 279 से अगर मूव करता है तो तब भी ये बोझ बढ़ सकता है। इसीलिए क्रॉस सब्सिडी मैकेनिज्म इज ऑलवेज नॉट अ ग्रेट मैकेनिज्म टू यूज। बट दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रिक सार्फिन है, एक बात जो फेवर में जाती है इसके वो ये है कि जो हमारा खित्ता है उसमें आज भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो पाकिस्तान में कम है, पर अगर आप इसको देखें बिजली की कीमत को तो वो ज्यादा है। आई थिंक अथॉरिटीज ने इसको सबसे ज्यादा कंसिडर किया और इस पे मूव किया। बट मैं फिर कहता हूं कि क्रॉस सब्सिडी को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि कीमतों के रद्दोबदल ऑयल बिजली में कितना फायदा हो जाएगा, कितनी कीमतें कम हो जाएंगी बिजली की फी यूनिट? इन पर्टिकुलर इकदाम से 1.25 से 1.5 रुपए का फर्क पड़ सकता है, डिपेंडिंग हम कितने यूनिट साल में बेचते हैं। पर 1.25 से 1.5 रुपए का फर्क ऑन द डाउनवर्ड साइड। जो 35 रुपए की किरण साहिबा एवरेज प्राइस है इस वक्त, उसमें जब आप टैक्सेस वगैरह डालें तो वो 60 रुपए पे चली जाती है। बट उसके बगैर अगर आप सोचेंगी तो ये 35 रुपए में से आप 1.25 रुपए या 1.5 रुपए के करीब का फर्क पड़ सकता है। बट आई थिंक अथॉरिटीज ये भी प्लान कर रही हैं कि जो IPPs के साथ हुआ और जो की चीजों पे काम हो रहा है, कुछ 1250 अरब का नया कर्जा लिया जा रहा है, कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो, तो ये जो पास थ्रू है डाउनवर्ड 35 रुपए का, ये इससे ज्यादा हो। अगर चाइनीज के साथ आगे मुज़ाकरात चल पड़े ऑन दी प्रोजेक्ट्स जो CPEC के अंडर 2015 में लगे हैं, जो गवर्नमेंट के रन यूनिट्स हैं जेनकोस, अगर उनके साथ भी बात आगे चली तो फिर जाके आप ये इमेजिन कर सकते हैं नॉर्थ ऑफ 5 रुपीज। बट ये सब काम अभी अथॉरिटीज कर रही हैं। लेट्स होप कि वी मूव टुवर्ड्स दैट। अच्छा, बिल्कुल ठीक। मैं जरा सोलर के हवाले से भी बात करना चाह रही थी। पिछले 1-1.25 साल में हमने भी यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हम देख रहे थे गवर्नमेंट का स्टांस ये था, हर किसी को कह रहे थे कि भाई सोलर लगाया जाए। पंजाब में तो बाकायदा तौर पर अभी भी मुफ्त सोलर लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन अब हुआ ये है कि अब हमें बताया जा रहा है कि सोलर की वजह से, नेट मीटरिंग की वजह से जो है वो खजाने पर इजाफी बोझ पड़ रहा है, कोई 500 अरब तक का बोझ ये बन सकता है। इस वजह से जो पे किया जा रहा था लोगों को, अब वो 27 रुपए के बजाय गालिबन 10 रुपए पर यूनिट जो है वो आवाम से खरीदा जाएगा, और जो उसका फिर जो 500 और 600 अरब का जो मजीद इजाफा आ रहा है वो फिर उन्हीं आवाम के ऊपर आएगा जो कि नेट मीटरिंग के ऊपर है, मीटर के ऊपर है। तो इस पॉलिसी को और ये दोहरी पॉलिसी को हुकूमत की कैसी देख रहे हैं आप? 1 साल तक कुछ और होता रहा और अभी बताया जा रहा है कि इससे तो बोझ पड़ रहा है। किरण साहिबा, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी साजी है उसको जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, और उसका जो असल महवर है वो एक एनर्जी मिनिस्ट्री है जो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये तो हो गई मीडियम टर्म बात, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि 1994 की पावर पॉलिसी का नुकसान हमने 17% रिटर्न देकर डॉलर में आज तक हम उसको सह रहे हैं। फिर 2002 में भी यही होता है और 2015 में भी यही होता है। अब जहां तक नेट मीटरिंग का ताल्लुक है, देखिए इसमें हमें मूव ट्वीकिंग तो करनी थी 27 रुपए में। उसकी वजह बड़ी सादा है। आपने लेट से अपने घर में आज से 2.5 साल पहले सोलर लगवाया और वो कॉस्ट आपको आई तकरीबन 30 लाख रुपए की। लेट से वही सोलर मैंने जाकर आज लगवाया तो वो कॉस्ट मुझे शायद 15-18 लाख रुपए पे आ गई है। इसका मतलब यह है कि मैं तो अगले 1.5-2 साल में ही रिकवर कर जाऊंगा ये पैसे, और आपको रिकवर करते हुए वक्त ज्यादा लगेगा। बट मैं आखिरी बात इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि शायद 27 से जो
10 रुपए का सफर है वो बहुत क्विकली हमने तय कर लिया है, मे बी बीच में। और एक और बात सर, जिस तरह से IPPs हमारे ऊपर अजाब की तरह नाजिल हुए हैं, मुझे तो ये अब सोलर के हवाले से जिस तरह से हुकूमत बात कर रही है, इजाफी बोझ की बात कर रही है, तो मुझे ये भी अब उसी तरह का अजाब लग रहा है अवाम के ऊपर आने वाले वक्तों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खाकान नजीब साहब प्रोग्राम थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आज मैं आपकी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि हुकूमत की तरफ से इन कैमरा सेशन की बात हो रही है। पहले हम APC क्या सुन रहे थे, लेकिन APC के बारे में तो अभी तक कुछ नहीं पता चल सका, लेकिन इन कैमरा सेशन अब गालिबन इसी हफ्ते में या आने वाले हफ्तों में हो जाए। अब अगर बलूचिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से बात होती है इसमें, और गालिब इम्कान यही है कि शायद ऑपरेशन की तरफ मामला जाएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायत करेगी इसकी? सर जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कुछ मेन स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिसमें इन कैमरा ब्रीफिंग भी है, माजी में भी होता रहा, हमारे दौर में भी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस को एक तरह से आप एतमाद में लेते हैं वो चीज़ें जो आप पब्लिक में नहीं कह सकते। लेकिन उस पर मैं ये समझता हूँ कि ये जो इन कैमरा होती है, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसमें मीडिया पर्सन्स वगैरह अलाउड ना हो, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि जो पार्लियामेंटेरियन उसमें बैठते हैं फिर वो आप चीज़ें अपने साथ लेके चलते हैं। ये नहीं है कि आप रेवलेशन स्टार्ट करते हैं। अक्सर मैंने देखा इस तरह के अटेंड करके बाद में फिर पॉडकास्ट में बैठ जाते हैं। तो वो एक सीक्रेसी आपको भी रखनी है कि कुछ अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं हसास, इसलिए आपको इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती है। तो ये भी एक स्टेप हो सकता है। APC एक बड़ा स्टेप है, और उसमें अगर इमरान खान साहब को लाया जाए, क्योंकि एक मजबूत मैसेज हमें अपने दुश्मन को देना है, हिंदुस्तान को देना है या दहशत गर्दों को, और उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख के आप तमाम नेशनल लीडरशिप को वहाँ पे बुलाएं। और इमरान खान साहब के आने से ये होगा कि जो एक फासले हैं, जो एक सियासी अबतरी का माहौल है, वो भी बेहतर होगा, पूरी कौम साथ खड़ी होगी। और तीसरा, इसमें जॉइंट सेशन भी एक ऑप्शन है। मुझे नहीं पता इस पर कहीं डिस्कशन हो रही है या नहीं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या ऑपरेशन को हम सपोर्ट करेंगे या नहीं, इसमें मैं समझता हूं कि लोकल स्टेक होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हमारी असम्बली है या बलूचिस्तान की असम्बली है, उनको आप एतमाद में लीजिए। तहरीक इंसाफ उसूली तौर पे हम हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ रहे हैं, आज से नहीं। खान साहब की अगर आप इस पोलिटिकल हिस्ट्री ट्रेस डाउन करें तो अर्ली 2000 से जब ऑपरेशन होते थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट भी की है जब उनको कायल किया गया, जिस तरह ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब था। आपकी बात बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन सर अगर ये स्पेसिफिकली टारगेटेड ऑपरेशन होता है BLA के खिलाफ, तो उसकी तो हिमायत करेगी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्यों नहीं? जो दहशत गर्दों के खिलाफ कुछ होता है, देखिए मेरा अपना भी ये ओपिनियन है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन तो इतना मैटर नहीं करता। मैं तो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बैठा हूँ। खान साहब की जो विजन है, जो सोच है, और जो हमारी पार्टी में मैं समझता हूँ कि ओवरऑल भी जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जितनी और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, एक चीज पे कंसेंसस बिल्ड हो रहा है। वो ये है कि जो दहशतगर्द है, जो लड़ रहा है, जो गोली चला रहा है, उससे तो आपने लड़ना है, लेकिन वहां की लोकल आबादी, लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप, छोटी बड़ी जितनी भी जमातें हैं, जिसमें हमारी भी एक बहुत बड़ी जमात है बलूचिस्तान में, उसके साथ आपके नेशनलिस्ट हैं, वो लोग जो इस वक्त आपसे बहुत दूर चले गए हैं लेकिन उन्होंने अभी बंदूक नहीं उठाई, मैं कहता हूं उनको भी एंगेज कीजिए, उनसे बात कीजिए। हो जितना आप विन ओवर कर सकते हैं लोगों को, आप विन ओवर कीजिए। बाकी रह गए वो लोग जिन्होंने किसी भी सूरत में लड़ना है, क्योंकि वो बाहर से फंडेड है। तो ऐसा भी एलिमेंट बहुत है जिसका मकसद ही अफरा तफरी और फसाद फैलाना है। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी मकामी आबादी को अपने साथ कर सकें, मेन फ्रेम में लेके आ सकें। तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट प्लस जो है ऑपरेशन, तो इसको आपने मिक्स करके, मेरे ख्याल में इस पे तफसीली डिस्कशन की जरूरत है। ऐसी नी-जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बात को आप प्लीज इसको भी, इस बात को भी, ये बड़ी अहम है। वजीर आजम साहब ने जी पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाया है, तो PTI शिरकत करेगी उसमें? पार्लिमानी लीडर जाएंगे आपके? देखिए, मैं अभी इस पे तो कोई कंसल्टेशन मेरी नहीं हुई किसी से, या मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जाना तो जरूर चाहिए। पाकिस्तान की सलामती की बात है। APC अगर हो तो उसमें फिर खान साहब की मौजूदगी लाज़िम और मलज़ूम है मेरे ख्याल में। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, जिस तरह हमारी पार्लियामेंट्री लीडर मोहतरमा जरदारी भी हैं, उनको जरूर मैं समझता हूँ जाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक आपको मैं एक बात बता दूं, बाकी तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है आपने देख ही लिया।
आज भी एक अटैक हुआ है नोशकी में, लेकिन मुफ्ती शाकिर साहब शहीद हुए हैं। खान साहब ये जरूर क्लियर कर दीजिएगा कि जो आप कह रहे हैं, और न सिर्फ आपकी राय बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑलमोस्ट क़यादत का यही राय है कि खान साहब को इसमें ज़रूर हिस्सा होना चाहिए, शरीक होना चाहिए। लेकिन आज वज़ीर दिफा बात कर रहे थे और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये नामुमकिन है। तो ये जो आप लोग बात कर रहे हैं कि खान साहब को इस APC का हिस्सा होना चाहिए, ये आपकी एक ख्वाहिश है, चाहत है, या फिर ये मशरूत है इस बात से कि अगर खान साहब होंगे तो आप शिरकत करेंगे वरना नहीं करेंगे? दो बातें हैं, ना ख्वाहिश है ना चाहत है, ये जरूरत है। अगर आपको मुल्क की यूनिटी चाहिए तो देन यू नीड हाउस यूनाइटेड, नॉट हाउस डिवाइडेड। जहां तक डिफेंस मिनिस्टर साहब की बात है, मैं समझता हूं उनको रोजा लग गया है, आधे रमजान में उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। उनकी जगह कोई संजीदा आदमी बात करे, जो जिम्मेदार आदमी हो, इसकी बात में कोई सियासी समझ बूझ हो। क्योंकि मैं हैरान हूं कि उनको हो क्या गया है, एक डिफेंस मिनिस्टर है, उनको लान तान की पड़ी हुई है। और भाई आपके लोग मर रहे हैं, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, जो हम सबके शहीद हैं। बजाय इसके कि आप हाउस को यूनाइट करें, आप ऐसी बात करते हैं जिससे वहां गालिम गलोच होती है। मैं तो हैरान हूं कि डिफेंस मिनिस्टर साहब को हो क्या गया है। बिल्कुल ठीक। तो ये मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि ये इस बात से मशरूत है कि अगर खान साहब होंगे तभी APC में शिरकत की जाएगी, या जैसे कि हुकूमत कह रही है कि ये नामुमकिनात में से है, तो अगर उनको नहीं लेकर आया जाता पेरोल पर जेल से, तो क्या आप लोग शिरकत करेंगे, नहीं करेंगे? देखें, सिर्फ आना या जाना, देखें आनिया जानियों से मसला हल नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम दुश्मन के सामने बिल्कुल मजबूत एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हों, फिर आपको अपनी ये सियासी इख्तिलाफ एक साइड पर रखने होंगे, फिर ये कुदूरतें और ये अना के हिमालय से उतरना होगा। आपको इमरान खान का लाना ख्वाहिश नहीं है, ये जरूरत है। देखें, जमीन आसमान का फर्क है। बैरिस्टर गौहर साहब का आना और इमरान खान का आना ऐसा है, इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इमरान खान साहब अगर आपके इस APC में बैठते हैं, अगर वो वहां तशरीफ लाते हैं, उनको लाया जाता है और कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है, अगर वो वहां पे आते हैं, आप यकीन कीजिए ये मैसेज इतना दुश्मन को स्ट्रांग चला जाएगा कि इस मुल्क की सलामती के लिए, माजी में जब मियां साहब और खान साहब और राहील साहब का जमाना था, ये सारे बैठे नहीं थे गवर्नर हाउस पेशावर में, तो अब अगर शहबाज साहब और खान साहब और जरदारी साहब और बाकी लीडरशिप एक पेज पे इस इशू पे बाकी सियासी इख्तिलाफ रखें, इस पे अगर इकट्ठे होते हैं, इसका इतना स्ट्रांग मैसेज आएगा दुश्मन को कि ये एक मैसेज ही काफी है, और अवाम जो है सारे पूरे के पूरे अपने इदारों के पीछे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक और अहम मामला भी है, ये बताइए कि क्या इस पर खान साहब से कंसल्ट कर लिया गया है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे हमने ऐसे मामलात देखे हैं ना कि आप लोगों की तरफ से भी ये कहा जाता रहा, हुकूमत पे उस चीज़ पे अग्री भी कर गई, लेकिन बाद में खान साहब ने मना कर दिया। माफ़ कीजिएगा, उस वक्त जब अपोजिशन थी वो भी अग्री कर गया कि साथ बैठेंगे, लेकिन खान साहब ने मना कर दिया जिस वक्त वो हुकूमत में थे, वजीर आजम थे। तो क्या ऐसा तो ना ही हो कि आप लोग कह रहे हैं खान साहब को होना चाहिए इस APC में, हुकूमत भी चले किसी तरह से मान जाए इस सारे मामले पर, और खान साहब मना कर देंगे मैंने आसिफ अली जरदारी के साथ और नवाज शरीफ के साथ बैठना नहीं है? फिर देखें, खान साहब के साथ तो आपने ये कर दिया है कि उनको मतलब एक काले पानी से और जज़ारे डिमांड से किसी की खबर आती थी, आपने पास ही अड्याला में खान साहब को इतना हमसे दूर कर दिया है कि हम जैसे लोग जो कि सिर्फ सियासतदान नहीं, वकील का भी कोट पहन के हम जा सकते थे, हमें भी रोका हुआ है। तो टेलीपैथिक तो हमारे पास पावर नहीं है कि हम आंखें बंद करके उनसे कोई बात कर लें। उनसे बात करने के लिए आपने हमें अलाउ तो करना है ना। हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारी है, पॉलिटिकल लीडरशिप, विल यू बिलीव इट कि 6 महीने हो गए हैं हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अपने लीडर से मिल नहीं पा रही। ऐसे मुल्क में आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं है, आप लड़ने चले हैं दहशतगर्दों से, आपका अपना हाउस डिवाइडेड है, आपकी अना इतनी बड़ी है, बस करें ना यार। 600 दिनों से आपने मुल्क के सबसे बड़े आदमी को अंदर डाला हुआ है, क्या हासिल कर लिया? जहां तक मिलिट्री ऑपरेशन की बात है, देखें, जब तक आप पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ लेके नहीं चलेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन तो सन 72 से चल रहे हैं बलूचिस्तान में, तो क्या मसला हल हो गया? अली भाई, अभी इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है, आपको बारहा जो आपके साथी हैं, मुत्तहदा अपोजिशन के भी जो लोग हैं, वो भी आपको ये मशवरा देते रहे कि जिस तरह की एक पॉलिसी चल रही थी कि सोशल मीडिया पर कुछ और हो रहा था, जो कायदीन थे वो कुछ और बात कर रहे थे, तो अब उसमें एक अच्छा चेंज आया है और नायब सदर की तरफ से लाहौर में रैली निकालने की बात हो रही है फौज के हक में। तो सर, अगर क्या एक तो ये इसमें ये सारी की सारी आपकी जो क़यादत है, जो मेन लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इसका हिस्सा होगी? और अगर ऐसा है तो सर क्या अच्छा ज़्यादा ये नहीं होता कि बैरिस्टर साहब की तरफ से या आपकी मेन लीडरशिप की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाता, इसे बताया जाता? देखिए, मुझे किसी रैली का इल्म नहीं है। अगर कोई रैली होगी तो हमारी मेन लीडरशिप की तरफ से उसकी अनाउंसमेंट होगी। हमारी अपनी फौज है
और मैं समझता हूं कि हमें किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार या वफादारी दिखाने होनी चाहिए, चीज करने की मैं नहीं समझता जरूरत है। अगर है तो फिर सारी जमातें मिलकर करें। लेकिन जब इमरान खान साहब ने एक बात कर दी थी तो मैं नहीं समझता कि कॉस्मेटिक्स की इतनी जरूरत है। उन्होंने एक बात की थी कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, तो हमेशा हम अपने मुल्क और इदारों के पीछे खड़े रहें। हमारा इख्तिलाफ सिर्फ सियासी है कि एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत और रियासती अमूर से हट के पॉलिटिकल अमूर में अमल दखल नहीं होना चाहिए। बाकी तो जो कौम अपने इदारों के पीछे खड़ी नहीं होती, वो उस मुल्क की हालत आप देख लें, आज लीबिया और शाम की और इराक की क्या सूरत हाल है। लेकिन ये कहना कि कोई अमली मुजाहरा करें, क्या हमें अपनी इस मुल्क में महब वतनी और मुल्क से लॉयल्टी अब साबित करनी पड़ेगी उस जमात को, उन लोगों को जो बनी पाकिस्तान की मोहब्बत में है, उस आदमी की जो 54 साल से पाकिस्तान के लिए अपनी जो किरदार अदा कर रहा है। अगर ऐसी कोई रैली होगी तो पाकिस्तान के मेन लीडरशिप की तरफ से होनी चाहिए, और मैं सजेस्ट करूंगा अगर होगी तो एक जमात की ना हो, सारे मिलके फिर करें। अली भाई, एक और मामला भी बताइए। पीटीआई के जो सोशल मीडिया में ऑफिशियल अकाउंट्स की पर्टिकुलर बात कर रही हूँ कि वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अब रऊफ हसन साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, दीगर आपकी जो सीनियर लीडरशिप है, उन सब की राय यही है कि क्योंकि वो बाहर से ऑपरेट होता है, उसको 2 लोग ऑपरेट करते हैं, तो या तो उसका एक्सेस पाकिस्तान में लिया जाए, या फिर अगर पाकिस्तान में एक्सेस नहीं भी आता तब भी जो कुछ उसके ऊपर पोस्ट हो रहा है वो कम से कम लीडरशिप की इजाज़त के साथ, उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ ये सब होना चाहिए। आप भी इसी राय से मुत्तफिक हैं? आप भी समझते हैं? देखिए, सोशल मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी पावर है। उसमें 95% से 99% तक वो लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इक्का दुक्का कोई होगा जो बहुत ही कोई गैर जिम्मेदार होगा। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि पोस्ट में एहतियात जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि आज पाकिस्तान में सच बोलना एक जुर्म बना दिया गया है। आज सच्चाई की बात करना एक गाली बना दिया गया है। हम तो बरमला कहते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आर नॉट टेररिस्ट, टेररिस्ट आर दोज हु आर किलिंग आवर पीपल, गो आफ्टर देम, नॉट आफ्टर आवर पॉलिटिकल वर्कर्स। तो बाहर अगर लोग बैठे हैं, देखें ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बचती है। आप थोड़ा रिलीफ दीजिए। इमरान खान साहब जो है मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, उसको बाहर आने अगर दीजिए। सोशल मीडिया पर कोई भी ABC बैठकर फौजी क़यादत पर, अस्करी क़यादत के ऊपर गलत इल्जामात लगा रहा हो, जो कुछ मनफी मुहिम हो रही हो, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखें, अगर कोई गलत चीज हो रही है, कौन उसकी सपोर्ट करता है, कौन सा जिम्मेदार ओहदेदार है? मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं, लेकिन जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, सर उसकी सरकूबी की भी तो जरूरत है ना। जो ये कर रहा है उसको कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन जो कर रहा है उसकी भी तो सरकूबी की जरूरत है। मैं पॉलिटिकल शख्सियत की बात कर रहा हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल की तो बात ही नहीं कर रहा। कि पंजाब में ऐसी भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ किसी ने बात की है। क्या आप इस मुल्क में सियासतदान के खिलाफ बात करना भी जुर्म बना दिया गया है? इस मुल्क को आपने क्या बना दिया? कौन से पॉलिटिकल शख्सियात हैं वो? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मरियम बीबी क्या अब इतनी सेक्रेट हो गई हैं कि उन पर क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती? क्या मियां शहबाज शरीफ साहब इतने सेक्रेट हो गए हैं कि उन पे आप कोई बात नहीं कर सकते? कोई बात करेगा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उसको उठा दिया जाएगा, उसकी माँ उसके बाप के सामने बच्चों के साथ जुल्म किया जाएगा। व्हाट इज दिस? ये सारा आप करते रहें और हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि कोई उस पे मुल्क से एक बार फिर अली मोहम्मद खान साहब, आपकी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज बड़े बड़े आड़े वक्त पर आपने प्रोग्राम का आप हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात काट नहीं रही हूँ, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है आपका। आज मेरे पास उवैस लगारी साहब ने प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी, वो भी नहीं आ सके। शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने भी कमिटमेंट की हुई थी, उनको फ़ोन कर रही है मुसलसल टीम, वो नहीं आ रहे हैं। तो वज़रा से और सियासी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर कमिटमेंट कर लिया करें तो उसे पूरा किया करें, वरना ना कर देना जो है वो वक्त ज़ाया करवाने से बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम देखने के लिए। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह जुमे को आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।